नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं जेडब्ल्यू न्यूज। जेडब्ल्यू न्यूज के इस झारखंड चौपाल की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड वीकली .com के एडिटर नारायण विश्वकर्मा जी। नारायण विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। तो हाँ। दोस्तों को मैं आपको बता दूं, नारायण विश्वकर्मा जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं झारखंड में और झारखंड की राजनीति को अमूमन 40 सालों से कवर कर रहे हैं। आज हम नारायण जी से बात करेंगे झारखंड की राजनीति में। बीजेपी में आंतरिक मंथन चल रहा है, बीजेपी के झारखंड में हार को लेकर। तो नारायण जी से हम जानना चाहेंगे, नारायण जी क्या खबर है आपके पास बीजेपी हेडक्वार्टर से या बीजेपी झारखंड हेडक्वार्टर से? क्या न्यूज़ है, क्या क्या उभर के बातें उभर कर सामने आ रही हैं? ये जोहार। झारखंड वीकली में हमारे व्यूअर्स का स्वागत है। झारखंड को जब से बीजेपी चुनाव खत्म होने के बाद ये चर्चा थी कि आखिर बीजेपी क्यों हारी और हारने के पीछे की क्या क्या वजहें रही, इसको लेकर आज मंथन का दौर शुरू हुआ जो कल तक चलेगा। और उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में इसकी अलग से समीक्षा होगी। तो यहाँ से जो फीडबैक लिए जाएंगे उसी आधार पर दिल्ली में हार की समीक्षा होगी। झारखंड में जो कुछ घटित हुआ आज, एक बड़ी बात ये हुई तो कि जो झारखंड में जो विधायक दल के नेता कौन बनेंगे, इस पर ये खबर पुष्टि की गई है कि बाबूलाल मरांडी को यह जिम्मेवारी दी जाएगी प्रतिपक्ष का नेता के लिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है वो रविंद्र राय कंटिन्यू करेंगे। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाने की बात चली है समीक्षा के दौरान। बाबूलाल जी बहुत भारी मन से कह रहे हैं कि हमें समय कम मिलेगा, हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ घूमना फिरना ज्यादा अच्छा है। लेकिन कहा गया है कि सत्र तो सालों भर चलता नहीं है, तो इसीलिए ये जिम्मेवारी आपको लेनी है। तो ये जिम्मेवारी वो उठाएंगे और प्रतिपक्ष के नेता वही बनेंगे। पहले इस बात पर ये कहा जा रहा था कि जो 7वीं बार जीत कर आए हैं सीपी सिंह, रांची राजधानी के जो विधायक हैं, उनसे कल एक पत्रकार ने पूछा था कि आप सिंह है इसीलिए आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जा रहा। तो उन्होंने बहुत अनमने से जवाब दिया कि राजपूत होना गुनाह नहीं है तो हमें गर्व है। तो कहीं ना कहीं एक टीस है उनके मन में कि हम इतने सीनियर विधायक हैं और हमें जो है सो प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया गया। क्या ये, ये वो कुछ नारायण जी पर आपको बोल भी रोकना नहीं चाहूंगा, सकते हैं। क्या ये आदिवासी चेहरे को आगे रखने के लिए उनको पीछे किया गया है, सीपी सिंह साहब को? जी, क्योंकि जी क्योंकि आदिवासी चेहरे हमारे पास बीजेपी के पास सिर्फ दो ही चेहरे हैं। एक चंपई सोरेन है, दूसरे बाबूलाल मरांडी। तीसरा कोई आदिवासी चेहरा बीजेपी में है ही नहीं, जो कि जीत कर ही नहीं आया है। लेकिन लेकिन ये कहा जा रहा है, माने बाहर जो खबरें छन कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एसी कोटे से अमर बारी को प्रदेश अध्यक्ष की बात। प्रदेश अध्यक्ष माने स्वर्ण कोटे से न बनाकर, रविंद्र राय को न बनाकर एसी कोटे से अमर बावरी को बनाया जा सकता है। इस पर यह जवाब आया या फिर मंथन के दौरान, क्योंकि ये अनहोनी बात है कि सीट धनवार में अगर उनको सीट चुनाव लड़ने के लिए वो सीट अपनी सीट दे दिए बाबूलाल मरांडी को, और बड़ी मुश्किल से निरंजन राय को बैठाया गया या बैठ गए, इसके बाद वहां पर रास्ता साफ हुआ और बाबूलाल मरांडी सीट आसानी से निकाल ली गई। इसमें रविंद्र राय की भी बड़ी भूमिका है। अब रविंद्र राय को आप रिप्लेस करेंगे तो इसका धनवार पर वहां पर असर पड़ेगा और एक स्वर्ण जाति में भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए उनको रिप्लेस आप नहीं कर सकते हैं, ये मजबूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष है। इसी उनको अगर हटाएंगे तो आप कहाँ रखेंगे, एक बड़ी समस्या बीजेपी के अंदर उठ सकती है ये बात। यार उन्हें हटाएंगे तो आप कहाँ रखेंगे। इसलिए उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष एससी कोटे से या ओबीसी कोटे से बनाया जा सकता था, तो आखिर क्यों नहीं बनाया गया।
इसमें एक सीपी सिंह का नाम जो आया था प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, वह मामला खत्म ही माना जाना चाहिए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ही बनेंगे। चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी, इस पर आज चर्चा नहीं हुई है। कल अधिकतर जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, उसमें यह कहा जाएगा कि अंतरकलह की बात उठ रही है। बीजेपी में कहा जा रहा है कि भीतरघात किया गया। तो भीतरघात तो आप लोग ही करते हैं ना, जी। अपनी ओर से अपने लोग ही भीतरघात करते हैं। एक भीतरघात की बात आ रही है, इसी पर जो मंथन हुआ है, ये बात निकल कर आई है। दूसरा, सांसद, बीजेपी के जितने सांसद हैं, वो कितने सांसद कैंपेन कर रहे हैं अपने विधायक जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके लिए आपने कैंपेन किया। तो इसमें फिसड्डी साबित हुई है, भाजपा के सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। हर सीटों पर नहीं। जैसे मान लीजिए पीटी राव पलामू प्रमंडल से आते हैं, वो वहाँ के सांसद हैं। पलामू गढ़वा मिलाकर लातेहार मिलाकर एक सांसद है, उनके बारे में कहा गया वो नहीं निकले। उनके जो साले साहब है राधा के किशोर, कांग्रेस के, वो बहुत दिन बाद उनको जीत का स्वाद चखने को मिला है। और किसी सीट पर मिथिलेश ठाकुर के बारे में कहा गया कि वो जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन उनको फलाफल नहीं मिला। लेकिन अनंत प्रताप जो भवनाथपुर से जो हराए हैं भानु प्रताप शाही को, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने उनके लिए काफी मेहनत की थी, जिनका उनको फलाफल मिला। ऊपर से इसके बाद संजय सेठ, रांची के सांसद, वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, उसका क्या असर पड़ा। सीपी सिंह के लिए जरूरत नहीं थी कि वो उनके लिए को कैंपेन करता तो वो जीतते। उनके लिए वो सीट आसानी से निकल रही, और इसीलिए हटिया भी जीत गए, तो भाजपा की जीत हो गई और रांची भी जीत हो गई। मांडर, खिजरी और सिल्ली, तो ये तीन सीट हाथ से निकल गई बीजेपी की, आंसू की वहां हार हुई। दूसरी बात, धनबाद में ढुल्लू महतो सांसद के रूप में जितने जगह उनको जाना था, वो नहीं गए, और सिर्फ अपने भाई के लिए वो चुनाव में लगे रहे उनको जिताने के लिए। और किसी सीट पर वो नहीं गए, सिर्फ वो आराम से निकल रहे थे। माफ कीजिएगा, राज सिन्हा और रागनी सिंह काफी जद्दोजहद के बाद वो सीट निकाल ली। निकल पाए। मथुरा महतो वहां से निकल, हाँ, मथुरा महतो सीट को उन्होंने अपनी वहां पर कैंपेन अच्छा किया गया जेएमएम की ओर से। तो यह भी आरोप लग रहा है कि सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने प्रत्याशियों के लिए उतनी मेहनत नहीं की, और भीतरघात का भी आरोप लग रहा है। तो इस तरह की बातें चल रही है। अब हम अगर ये कहें कि बीजेपी बीजेपी हार की समीक्षा में एक जो मामला आएगा वो है संगठन। संगठन में फेरबदल की बात चल रही है, और कहा जा रहा है कि उस पर जो फेरबदल होगा उसमें काफी लोग बदले जाएंगे, नए लोग आएंगे। कुछ कुछ नए नए चेहरे, चेहरे आएंगे जो युवा भी हो सकते कुछ नए युवा चेहरे को देखने देखने को मिलेगा हमें। हैं। हाँ, संगठन में ये बात चली है। जैसे अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, प्रभारी है, रणवीर सिंह है, और भी लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे, जब बी एल संतोष भी आएंगे बैठक में। ये जो चर्चा होगी और जो कहा जाएगा, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या कंदरूनी कंदरूनी अंदरूनी कलह से हम लोग हार गए। तीसरी बात जिस पर भी चर्चा नहीं हुई है वो है बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, क्योंकि वहां से आप सबसे अट्ठारह ज्यादा मुझे लगता है 17 सीट आप बीजेपी को गंवा दिए डैमेज हैं। वहीं से हुआ है। बीजेपी का भारी डैमेज हुआ है। भारी डैमेज हुआ, वो मुद्दा जी, नहीं उठाना चाहिए था उन्हें। भारी। जी, वो मुद्दा इसलिए नहीं उठाना चाहिए था कि अगर मान लीजिए गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ बढ़ गया, हम घुसपैठियों को निकालेंगे, ये तो आप ही का दायित्व है ना। सही बात। क्योंकि झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है किसी भी राज्य का। तो फिर ये तो जिम्मेवारी आपकी, बेशक आपके जिम्मे है। आपने कभी रिपोर्ट ही नहीं ली कि वहां पर कितने घुसपैठिए, अगर घुसपैठिए हुए तो कितने हुए, इसकी संख्या किसके पास है, डेटा कौन देगा। ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है, स्टेट को नहीं देना है। दूसरी बात कि हेमंता बिश्व शर्मा चुनाव हारने के बाद एक दिन बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, वीडियो जारी कर, कि डेमोग्राफी घुसपैठियों को लेकर हम लोगों को लगे रहना। तो
जब उन्होंने ऐसा कहा तो बाबूलाल मरांडी बरहेट चले गए, वहां जो घटना घटी थी, आनंद ओझा थे वहाँ, वो जो मुस्लिम को जो कहा गया कि वोट नहीं देने दिया, के मारपीट हुई थी बरहेट में, एक घटना घटी थी। तो जब वहां वो गए मीटिंग में बाबूलाल मरांडी, तो मुश्किल से 52-54 लोग थे, इससे अधिक लोग नहीं थे। तो अगर वहां पर आप गए, तो अगर मान लीजिए डेमोग्राफी का मामला है, घुसपैठ का मामला है, तो काफी लोग आपसे आते मिलते कहते, कम से कम 500-600 की भीड़ तो होनी चाहिए थी। यहाँ भी आप नकारे गए। इसके बाद चंपई शरण बोलते हैं हिमंता विश्व शर्मा के निर्देश के बाद कि हम संताल में उलगुलान करेंगे, तब क्रांति करेंगे। कोल्हान कोल्हान के विधायक, भले वो संथाली हैं, वो जाकर वहां उलगुलान करेंगे, तो उलगुलान के लिए कम से कम एक अच्छी खासी भीड़ तो चाहिए। अगर 15-20 हजार लोग आपका साथ नहीं देंगे, तो कैसा उलगुलान वहां पर। जब बाबूलाल मरांडी गए तो 52-53 लोग, 54 लोग, 55 लोग मुश्किल से थे वहां, जो कि बाबूलाल मरांडी का दुमका से एक बार चुनाव भी जीते लोकसभा से, उनका वहां से लगाव रहा है। लेकिन चंपई से उनका कोई लगाव तो वहां से रहा ही नहीं है। तो वो कैसे कह रहे हैं कि हम उलगुलान करेंगे। तो ये बेमतलब की बातें जो बीजेपी की ओर से हो रही है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा बोल दिया तो उसको फॉलो करना है। लेकिन अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई। असम में घुसपैठियों को छोड़कर, यहाँ घुसपैठिया है अगर, तो उसका डेटा नहीं है। और अगर है, तो एक बात बताइए, अगर मेरे हमको तकलीफ है, तो हम आपसे जाकर बोलेंगे ना कि देखिए हमारा घर था, यहाँ घुसपैठिया लोग घुस गया है। एक भी ऐसा आदमी ढूंढकर बीजेपी, चाहे बाला मरांडी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जितने भी लोगों ने कहा कि वहाँ घुसपैठिया काफी वहां पर अपना जाल फैला लिया, लाखों की संख्या में घुसपैठिया वहाँ पर है, तो उतने लोग कम से कम अब समर्थन तो हासिल करें पहले। मैंने समर्थन हासिल नहीं करने के पहले आप कह रहे हैं वो गुलगान गुलगुलान करें, तो ये थोड़ा बात समझ से परे है, और हंसी भी आ रही है, अशोक जी। तो ये बड़ी विचित्र बात है। और इस पर मंथन क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना है, सुनवाई होगी घुसपैठियों को लेकर, इसमें जवाब देना है। तो केंद्र की ओर से क्या जवाब आता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए। इसके पहले छह जो संथाल के जो 6 जिले हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी, सभी डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी। सभी ने कहा कि यहाँ घुसपैठिया नहीं आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ नहीं है, सिरे से नकार गया। इसके बाद ही हाई कोर्ट ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनानी होगी, जो केंद्र सरकार से मिलकर आपको इस पर बैठक करनी होगी, समीक्षा करनी होगी। वो कमेटी जो है समीक्षा करेगी। इसी बीच हेमंत सोरेन चले गए सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने नहीं बनाई, और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अब 3 दिसंबर को जो फैसला आएगा, उसमें यह तो हमको नहीं लगता है कह देगा कि घुसपैठिया का जिम्मा जो है तो राज्य सरकार का है। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लिखाएगा कि ये जिम्मा राज्य सरकार का है, ये जिम्मा तो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार इसको देखे। अब अगर केंद्र सरकार से ये मांगा जाए डेटा, तो क्या करेगी केंद्र सरकार। आप घुसपैठिया यहाँ पर लाखों में घुस गया, आप चिल्ला रहे हैं बार बार, और जिम्मेवारी आप ही की है, और आप ही कह रहे हैं। तो ये इस मामले में जो खारिज किया गया संथाल में, इसकी जड़ में वही है कि जब घुसपैठिया यहाँ है नहीं, हमको कष्ट नहीं है आपसे, या मान लीजिए 2-4 शादियां हुई, 2-4 घर जमाई घर बन गए, ये लाखों में नहीं ना है, कुछ 20 घर है, 50 घर है, या 100 घर है। तो इससे व्यापक पैमाने पर तो असर नहीं पड़ गया। अब आप बताइए, संताल में जाकर अगर आप बोलते हैं कि यहाँ घुसपैठिए हैं, यही बात आप पलामू में क्यों बोल रहे हैं, आप गिरिडीह में क्यों बोल रहे हैं, आप हजारीबाग में, चतरा में, कोटरमा में क्यों बोल रहे हैं। वहां कहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, कहाँ घुसपैठिया है। मैंने विचित्र बात हुई है भाजपा के हार के पीछे, चाहे अन्य अन्य कारणों के अलावा, सबसे बड़ा कारण है घुसपैठिया का मामला, जो बिल्कुल हवा हवाई थी, बिल्कुल हवा हवाई, बेसिर पैर का था, इसमें कोई जान नहीं थी। उल्टे हेमंत ने ही पूछा
कि भाई ये आप बताइए ना कि घुसपैठिया है तो कहाँ है, कितने हैं, आप हमको डेटा दीजिए। और अगर मान लीजिए, हम अपनी ओर से कहें, अगर मान लीजिए ऐसा है, तो कब आपने बैठक की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कि यहाँ पर घुसपैठ मामला है, आइए हम मिल बैठ के बात करते हैं। तो निगेटिव नैरेटिव के भरोसे उनको लगा कि हम संताल जीत जाएंगे, और अब आप उनको भेज रहे हो गुलाम करने के लिए। तो हंसी आती है कि भाजपा को आखिर किस तरह का रोग लगा है घुसपैठिए का। आप एंगल समझ रहे हैं कि करना था इनका हिंदू मुस्लिम, वो एंगल काम नहीं आया, ये बिल्कुल फेल हो गया। तो जी, ये बात अच्छा, है। ये बताइए, जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है बीजेपी की, उसमें क्या क्या बातें उभर के आ सकती हैं? इस रांची वाले समीक्षा को लेकर क्या कोई आउटकम आने वाला है उसमें? कि यहाँ पर समीक्षा इसलिए की जा रही है कि वहाँ उनको रिपोर्ट देनी है, प्रदेश शेष के नेताओं को यहाँ की समीक्षा बैठक का मामला वहाँ उठाया जाएगा। और यहाँ के भी जितने संगठन के लोग हैं, करता धरता हैं, और जो पदाधिकारी हैं तो बीजेपी के, जो चुनिंदा लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर हार की समीक्षा या मंथन वहां भी चलेगा। वहां पर क्या बातें होगी उस पर, जो बातें यहाँ हुई है, जाहिर है कि फीडबैक यहाँ से यही दिया जाएगा, जो जो यहाँ बातें हुई है। अब यहाँ पर जो जो बातें हुई है, उसमें जो हमको निकल कर जो बातें सामने आई है कि प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा दिल्ली में, इसकी मुहर लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है रविंद्र राय, शायद उन पर ये मुहर लगे कि अभी वो प्रत्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष रहे, क्योंकि 9 दिसंबर के आसपास ओथ लिया जाएगा। तो उसके पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रविंद्र राय कंटिन्यू किए जा सकते हैं, इसकी मुहर लग सकती है वहाँ। ये दो बड़े फैक्टर्स है। संगठन में जो बदलाव आएगा वो दिल्ली से ही होगा। इसमें कई लोग नए चेहरे आएंगे, जिसके बारे में अभी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी, या ये तो अंदर खाने की बात है। तो बहुत सारी बातें जब आएगी तो छन छन कर आएगी, हंसोगी। मैं ये बोल रहा हूँ, आज की चर्चा जो है, हम यही हम समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज्वाइन करने के लिए हमें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और झारखंड की माटी से जुड़े रहें। झारखंड की माटी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार। बहुत जल्द हम मिलेंगे नारायण सर के साथ झारखंड चौपाल में, और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।